हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो वहीं गुरुग्राम को छोड़कर कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव के नाम की चर्चा जरूर चल रही है। वहीं जेजेपी ने भी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। हरियाणा में पिछली बार बीजेपी ने 10 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि हिसार सीट पर चौटाला बनाम चौटाला को आमने सामने किया गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। 2019 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी ने परचम लहराया था। वहीं अब की बार उनकी राह काफी कठिन नजर आ रही है। बीजेपी के सामने पिछली बार का प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की टिकटों की घोषणा के बाद भाजपा के लिए और भी ज्यादा दिक्कतें साबित होने लगी हैं। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 10 लोकसभा सीट जीतकर सभी विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। तो बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं जेजेपी ने भी अपने 10 उम्मीदवारों का ऐलान हरियाणा में कर दिया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो वहीं गुरुग्राम की स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। राज बब्बर और रोहतक से किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है? बीजेपी से रणजीत चौटाला, तो वहीं जेजेपी से नैना चौटाला, तो इनेलो से सुनैना चौटाला चुनाव लड़ेंगे। रोहतक से मनोहर लाल के सामने युवा नेता जरूर हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस हद तक मनोहर लाल की सीट पर वो संघर्ष कर पाते हैं। हेलो, तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से एनपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो से ओकार सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से केवल ढींगरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल एनपी सिंह जी आपसे है, आपकी बार क्या लगता है? पिछली बार 10 लोकसभा सीटों पर आपने विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन अब की बार स्थिति कुछ और है। कैसे आप और मान लें स्थिति, क्योंकि सारे देश में ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी अच्छी तरह से हवा है। पूरे देश में 400 पार का नारा चल रहा है। पूरे देश में मोदी जी का और योगी जी का गुणगान हो रहा है। पूरे देश में योगी जी के बुलडोजर की तारीफ हो रही है। समझता है कि हमारी पार्टी का कोई नुकसान हो सकता है। आज भी हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट हम लोग जीत कर आएंगे, क्योंकि हमारा मुकाबला है किससे? भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी ऐसी है जो अपने दम पर वहां पर चुनाव लड़ रही है। इनेलो की बात करें या जेजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो सब आपस में लड़ रहे हैं। सब कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं, कभी कुछ हो रहा है उनका। तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है या कोई नुकसान है। हमारी आज भी 10 की 10 सीटों हम जीत कर आएंगे। चलिए ठीक है। केवल ढींगरा जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। 10 लोकसभा सीटों में से 8 पर आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, 1 पर आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन है, लेकिन गुरुग्राम की स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अब कैप्टन अजय यादव या राज बब्बर, क्या कुछ लगता है?
देखिए, ये हमारी एआईसीसी तय करती है। जी। हमारी 362 उम्मीदवार थे 10 सीटों पर। ऑन एन एवरेज 36 उम्मीदवार एक सीट पर थे। जी। लेकिन अब 8 टिकट डिक्लेयर हो चुकी है, एक रहती है, एक आम आदमी पार्टी के पास है। तो 9 टिकट डिक्लेयर है, एक रहती है। वो आज शाम तक या कल तक डिक्लेयर हो जाएगी। और 6 दिन है अभी। जो नामांकन भरने की डेट है आखिरी तारीख, वो 6 तारीख है। तो मुझे लगता है आज डिक्लेयर हो जाएगी। तो जैसे ही डिक्लेयर होएगी, वो भी हमारा जो प्रत्याशी है वो अब मैदान में आ जाएगा। जहां तक सवाल है कि प्रत्याशी तो आ जाएंगे, लेकिन ये सवाल जो चुनाव है ना, ये प्रत्याशियों के आने का नहीं है, ये मुद्दों का चुनाव है। चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। देश में और प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने लूट करी लगातार, ये उसके ऊपर चुनाव है। और 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया, वो उसके ऊपर है। और आप एक और बात बताऊं, एक अनंत हेगड़े जी हैं जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। और अरुण गोविल और ज्योति मिर्धा जो उम्मीदवार है बीजेपी की, उन्होंने भी ये सेम बात कही कि 400 पार अगर हमें आप कर देंगे, जनता को कह रहे हैं, तो हम संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह एक बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने भी ये सेम बात कही। तो आप देखिए किस तरह से इनकी भाषा का प्रयोग है। ये देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो बीजेपी के 2 एमपी और जो 2 उम्मीदवार हैं बीजेपी के। इनको प्रदेश और देश से कुछ लेना देना नहीं, इनको संविधान बदलने के लिए बात रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि डबल इंजन की जो सरकारें बनी थी, ये किस तरह से लूट और खसूट करने के लिए देश के अंदर 10 साल में रही। आप हरियाणा की देख लीजिए, हरियाणा दोनों हाथों से लूटा। आप देखिए करीबन 3 बार हरियाणा के अंदर गोली चली और 100 से ज्यादा आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए। उसके बाद हरियाणा के अंदर किसानों के प्रदर्शन जो है लगातार चलते रहे 10 साल। और हरियाणा के 1 साल तक वो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे जब मोदी जी ने 3 काले कानून बनाए। और उसके बाद उनको प्रताड़ित किया, अश्रु गैस छोड़ी, लाठियां भाजी, कीले लगाई, बहुत बुरी तरह से ठंड में बिठाया 1 साल तक। उसके बाद 750 किसान शहीद हो गया। उसके बाद अभी भी किसान जो है अपनी मांगों पे डटा हुआ है सड़कों के ऊपर। लेकिन बीजेपी मस्त चाल से चल रही है, दोनों प्रदेश की भी और देश की भी। हरियाणा के अंदर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया और देश के अंदर जो 55 लाख करोड़ कर्जा था 2014 के अंदर, वो 205 लाख करोड़ हो चुका। 150 लाख करोड़ कर्जा लिया देश के ऊपर। किस तरह से हरियाणा के अंदर और देश के अंदर लूट मची पैसे की। चलिए ठीक है सर, सारी प्रदेश की और देश की जनता समझ गई है। वापस आता हूं। ओमकार जी, कांग्रेस ने, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी तक आप सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। बीजेपी के प्रत्याशी ने बहुत बढ़िया बात कही। इन्होंने कहा कि हमारी हवा है, वो हवा ही है, वो हवा निकल भी गई है। 400 पार का नारा 400 पार का, 10 में से 6 कैंडिडेट उधार का। इनके पास कहते पन्ना प्रमुख है, और अब तो कहने लगे अर्ध पन्ना प्रमुख है। पन्ना प्रमुख भी है, अर्ध पन्ना प्रमुख भी है, लेकिन कैंडिडेट इनके पास नहीं है। मतलब, और दूसरी उनसे कहते हैं मोदी जी की हवा है। और अभी अगर हवा होती है ना, तो किसी पत्थर को भी टिकट दे दो, पत्थर भी जीत जाता है। अगर आपकी हवा है तो फिर आपको कैंडिडेट दूसरी पार्टी की क्यों लेने पड़े? कांग्रेस से कैंडिडेट दिए उन्होंने। जहां तक हमारी बात है, हमारे 6 कैंडिडेट लाइन्स है। परसों कल भाई का कौन नॉमिनेशन है दूसरी की पहले की बात, वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, टाइम पड़ा हो, कोई ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, आज अगर प्रदेश की जनता, देश की जनता दुखी है, परेशान है, हताश है, तो बीजेपी से है। आप देखिए, इन्होंने जब बजट की बात आई तो उन्होंने 4 मुख्य वर्ग बताए, महिला, युवा, गरीब, किसान। और मोदी जी कहते हैं 5 किलो अनाज की गारंटी। आप देखिए, गरीब को अनाज की गारंटी ना दो, युवा को उसका रोजगार दे दो। अगर आप रोजगार दे दोगे तो उसे गारंटी की जरूरत नहीं है। आप गरीब को और गरीब बना रहे हो, अमीर को और अमीर बना रहे हो। आज मोदी जी कहते हैं 82.5 करोड़ जनता को मैं 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब ये गारंटी नहीं है कि उसको रोजगार दूंगा,
उसको उद्योग स्थापित करके दूंगा, तो काला धन वापिस लेके आएंगे, ये नहीं गारंटी देते। 5 किलो अनाज की गारंटी देते हैं। एक मिनट में बात ठीक है सर, ठीक है। माला, एक मिनट मेरी बात करिए जी। किसान आज भी सड़कों पर है, क्यों सड़कों पर है? वो दिल्ली जाना चाहता है। किसान पहले भी 13 महीने सड़कों पर रहा, अब भी सड़कों पर है, और इन्होंने सड़कों में किले ठोक दी, आंसू गैस के गोले चलाए, बुलेट चलाई, गोलियां चलाई, वहां पे एक किसान शहीद हुआ। तो इसका कौन जिम्मेवार है? ये बीजेपी को इस बार भुगतना पड़ेगा। इनकी हवा है, लेकिन वो हवा निकल चुकी है। चलिए ठीक है। एनपी सिंह जी, बीजेपी की तरफ से हिसार सीट पर रणजीत सिंह चौटाला को उतारा गया है जी, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, जेजेपी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, जेजेपी से नैना चौटाला को उनके सामने उतार दिया है, जो दुष्यंत चौटाला की मां है, और इनेलो ने उसी सीट पर सुनैना चौटाला को उतार दिया। तो ये तो परिवार वाला विवाद बन चुका है, चौटाला बनाम चौटाला। देखिए, चौटाला जी के परिवार में इक्का नहीं है, और रणजीत सिंह चौटाला हमेशा उनसे अलग रहे हैं। रणजीत जी कभी उनके साथ नहीं मिले। वो पिछले 25-30 सालों से मैं भी उनको जानता हूं। वो पहले कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के साथ ही वो लंबे टाइम तक रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे और सदाबहार नेता हैं वहां के। उनके बारे में कुछ इस तरह की बात नहीं की जा सकती कि वो गलत हैं। और चौटाला परिवार तो चाहे हमारे दुष्यंत चौटाला जी हों, चाहे उनके ताऊ जी हों, उनके पिताजी हों, आपने सारी चौटाला सरकार के बारे में सब जानते हैं कि चौटाला ने कितने हरियाणा के अंदर घोटाले हुए थे, किस तरह से वो सारे ताऊ चाचा जी उनके जेल गए थे, किस तरह से वो कितने दिन जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप ना लगाएं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, पूरे देश में रोजगार की आप बात करें, देश के अंदर जितनी सड़कें, जितने हाईवे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बने हैं, कभी कांग्रेस ने नहीं बनाए। और आप कहते हैं राशन की बात करें, 70 सालों में कितने लोग राशन के बिना, अनाज के बिना भूखे मर जाते थे। आज हिंदुस्तान के अंदर हर एक आदमी को खाने के लिए अनाज और पैसा दिया जा रहा है। कहीं पर भी एक आदमी भी रोटी के बिना आज के डेट में नहीं सोता है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी महीने में 2-2 बार राशन दे रही है, तो कहीं पर भी किसी चीज की कमी नहीं है। आज पूरे देश में, चाहे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। ढूंढ रहे हैं आप लोग, आपके कैंडिडेट को खड़ा करते हो, जबरदस्ती उसको खड़ा किया जाता है, 2 दिन बाद वो अपना नाम वापस ले लेता है, वो छोड़ के चला जाता है, वो फिर दूसरी पार्टी में जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। आप दिल्ली के आपके अध्यक्ष छोड़कर आपके रिजाइन करके चले गए। आपकी दिल्ली पूरी तरह से कांग्रेस विहीन हो चुकी है। दिल्ली में एक भी आपका एमएलए और एक भी एमपी नहीं है, जबकि पूरी दिल्ली में शीला सरकार हुआ करती थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज ना दिल्ली में आपका है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा 80 लोकसभा सीटों का प्रदेश है, आपके पास केवल 1 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की है और 1 ही सीट आपके पास विधानसभा की है। तो आप ऐसी बातें मत करिए। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। पूरे देश में आज हिंदुस्तान का नाम छाया हुआ है। आप धारा 370 देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए, लोगों के रोजगार देख लीजिए, कानून व्यवस्था को देख लीजिए। पहले ये राक्षस राज करते थे, प्रतीक जैसे लोग शासन करते थे। आज पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शांत है। देश के अंदर पूरी कानून व्यवस्था काम करती है। ठीक है सर, वो उत्तर प्रदेश अलग है। बाकी अगर हम हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद सीट पर आपके कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनके सामने महेंद्र प्रताप हैं कांग्रेस की तरफ से जी। 2004 में महेंद्र प्रताप उनको विधानसभा का चुनाव हरा चुके हैं। 20 साल से दोनों आमने सामने राजनीति में हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पहली बार आमने सामने होंगे और बताया जा रहा है कि टक्कर हो सकती है इस सीट पर। देखिए, टक्कर होने की मैं मना नहीं कर रहा हूं, टक्कर हो सकती है, लेकिन 20 साल पहले के और आज के समीकरणों में बहुत कुछ बदलाव आ गया है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है, योगी जी के नाम पर वोट मिलता है। उस समय ना योगी जी की सरकार होती थी, ना मोदी जी की सरकार होती थी। उस समय की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी। मनमोहन सिंह जी जिस तरह से काम कर रहे थे वो आप सबने देखा है। वो बड़े अच्छे इंसान रहे हैं, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स के
नेता रहे हैं, लेकिन उन बेचारों की चलती नहीं थी उस वक्त भी। देश और प्रदेश में हमारे मनमोहन सिंह साहब कुछ बोल नहीं पाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही जो बदलाव किया है, जो देश के अंदर चेंजेज आए हैं, देश के अंदर जो तरक्की हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको देखकर जनता जानती है और जनता समझती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई है। ठीक है, केवल ढींगरा जी, आपको क्या लगता है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा सीधा कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है? सीधा सीधा अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर के सामने महेंद्र प्रताप हैं, 2004 में विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं वो। देखिए 9 की 9 सीट पे हम सीधी टक्कर जो है बीजेपी को ही दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है मुद्दों के ऊपर फेल है बीजेपी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 20 करोड़ रोजगार क्या दिए? नहीं दिए। 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, दिए? नहीं दिए। 100 स्मार्ट सिटियां देश के अंदर बनेगी, दी? नहीं दी। बुलेट ट्रेन भारत के अंदर आ जाएगी, आई? नहीं आई। आप कहीं किसी मुद्दे पे आ जाए, स्वामीनाथन का C2 फॉर्मूला देने की बात कही थी 2014 में, उसके बाद मुकर गए। 2019 में कहा 2022 में दे देंगे, वो भी नहीं दिया। किसान आज सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, आज हर वर्ग सड़कों पर है। महंगाई और बेरोजगारी के अंदर लोगों की बुरी हालत है। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का और रखा है। पेट्रोल के ऊपर 100-150% टैक्स लगा रखा है। आप जीएसटी के ऊपर इतने टैक्स की भरमार है कि इनकी लोगों की जेब जो है वो खाली हो जाती है। लोगों के पास काम धाम है नहीं और लोगों की जेब ऊपर से खाना तो मुश्किल हुआ पड़ा है। हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, हर रोज आम आदमी आत्महत्या कर रहा है। ये कहाँ बात कर रहे हैं? क्या किया इन्होंने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर? काम कोई किया नहीं, बात कोई हुई नहीं। उसके बाद लोगों को मूर्ख बनाने के सिवाय और बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज की डेट में। कांग्रेस से अच्छा काम किया जा रहा है। सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, मैं आपके बीच। ठीक है जी, बोलिए। कमजोर नेतृत्व है, कमजोर नेतृत्व 10 साल का। इन्होंने जुमले छोड़े हैं, अब जुमलों के से जाने का टाइम आ चुका है। आज की डेट में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मोदी जी हार रहे हैं, इसी करके इनकी अब भाषा बदल गई है। आज मोदी जी की भाषा कभी मंगलसूत्र पे आती है, इतना स्तर गिर गया। हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, आपका स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बात अच्छी होनी चाहिए। आज मोदी जी की भाषण का स्तर ही गिर गया। कभी कह रहे हैं कि संपत्तियां बिक जाएंगी, ये बिक जाएगा, वो बिक जाएगा। 75 साल में तो बिका नहीं, अब क्या बिक जाएगा भाई? आप लोग कह रहे हो कि हम संविधान बदलेंगे। आप लोग संविधान बदलोगे तो देश का नुकसान कितना बड़ा होगा। आप आज हमारे देश के अंदर संविधान बदलने का आप नारा देते हो, वो बात करते हो, तो आप लोगों की मॉडर्स ऑपरेंडी, आप लोगों की बात जनता को समझ आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं संविधान बदलेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं हम बदलने नहीं देंगे। भाई साहब, आपको संविधान का एक्ट भी नहीं बदलने देंगे, हम आपको ये बता रहे हैं। और देश की जनता इस बात को समझती है। उनको देश के नेतृत्व, देश का सिस्टम, देश के उसको आप समझ नहीं पाए। मोदी जी ने देश को नहीं समझा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना ही देश का नेतृत्व नहीं होता। आप लोगों को काम करना चाहिए था। आप लोगों ने जो वायदे किए थे उनको पूरा करना चाहिए था। आज मोदी जी वायदों से फेल है। इधर खट्टर साहब जो है उनको 9.5 साल मुख्यमंत्री बना करके जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया उनको। जेजेपी जो इनकी सहयोगी पार्टी थी उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। आज बहुत बुरी हालात प्रदेश की, हरियाणा की कर दी इन्होंने। प्रदेश के अंदर 2 लाख जॉब खाली पड़ी हैं। आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर, छोटा सा प्रदेश है, उसके अंदर 2 लाख पद खाली पड़े हैं। और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों का एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर आप ये देखिए किस तरह से है, वो नौकरी नहीं है, डिप्लॉयमेंट रोजगार है। डिप्लॉयमेंट दे रहे हो आप, एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय डिप्लॉयमेंट पॉलिसी बना दी इन्होंने HKRN के नाम से। अगर आप खोले तो आपको हंसी आएगी कि HKRN जो है वो डिप्लॉयमेंट है। जैसे ठेका प्रथा शुरू करते हैं, वो सरकार ठेका प्रथा शुरू कर रही है। और जिस तरह से हरियाणा लूटा है इन्होंने, हरियाणा के अंदर बंदर बांट हुई है, पैसों में अटैचियां चली हैं। आप ये देखिए जितनी हरियाणा के अंदर HPSC का
डिप्टी सेक्रेटरी था, वो 3 करोड़ लेते हुए अपने दफ्तर में पकड़ा गया और उसके बाद वो खुद तो भर्ती कर नहीं सकता, या तो एसपीएससी का चेयरमैन कर सकता है या मुख्यमंत्री कर सकता है। उन्होंने उठा करके अल्टीमेटली जब ये देखा कि हरियाणा में मोदी जी ने देखा कि खट्टर साहब और जेजेपी ठीक से काम नहीं कर रही, उठा के बदल दिए दोनों, और अब जेजेपी लगा जो अब नायब सैनी अब मुख्यमंत्री बना दिए। आप ये देखिए उनके बस का क्या है, उनको तो यही नहीं पता कि हरियाणा के अंदर कौन सा मंत्री, कौन सा मंत्रालय, कौन सा अफसर कहाँ पे बैठा है। चलिए ठीक है, क्या काम करेंगे ठीक है देश के लिए, ठीक है, और देश के लिए। ठीक है सर, ये सब हरियाणा को लूटने की स्कीम थी, लूट करके भाग गए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी सारे कच्चे चिट्ठे खुलेंगे इनके। चलिए ठीक है। ओमकार जी, जेजेपी का बीजेपी से गठबंधन कुछ महीनों पहले खत्म हो गया था, अब दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, कंपटीशन में कांग्रेस भी है, लेकिन आप भी उतना ही कंपटीशन में हरियाणा में है, तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, इस केंद्र में मैं आपको बता दूं 10 की 10 लोकसभा सीटों में बहुत अच्छे मजबूत कैंडिडेट हमारे आएंगे। 6 डिक्लेयर हो गए, बाकी के 4 भी डिक्लेयर होंगे। हमारा एक कैडर वोट बैंक है, जो वोट बैंक 2019 में हमारे से टूट गया था, जेजेपी में चला गया था। वो वास्तव में जेजेपी का वोट बैंक नहीं था, वो था तो नैलो का ही। जो आधारभूत वोटर था वो नैलो से जुड़ा था, चौधरी देवराज की नीतियों से जुड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं बरगला के जेजेपी में चला गया। आज वो कैडर वोट हमारी वापस आ चुकी है। और मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 370 और राम मंदिर की बात कर रहे थे। इनसे जरा पूछना, 370 370 370 100 बार बोलेंगे क्या पेट भर जाएगा? राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर अच्छी बात है, राम मंदिर के बार बार बोलेंगे पेट भर जाएगा, पर अभी पेट तो रोटी मांगता है, तो रोटी रोजगार से मिलेगी, रोजगार इन्होंने दिया नहीं। और हरियाणा में मुख्य तौर पर इन्होंने HKRM सक्षम योजना के नाम पर युवाओं के साथ छल किया है, कपट किया, लूटा है उनको। आप देखिए, मात्र 8,000 से लेकर 15,000 रुपए तक युवा सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, और उनकी कोई पक्की नौकरी नहीं है। 11 महीने के कंट्रैक्चुअल लेबर है। जो ठेका प्रथा प्राइवेट थी वो सरकारी ठेका प्रथा हो गई है, कोई अंतर नहीं है जी। और जहां तक हम जनता की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र, इन दोनों व्यवस्थाओं ने पूरे प्रदेश की जनता को नगर निकाय विभाग में खड़ा कर दिया। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर 48,50,000 प्रॉपर्टी धारक आज भी लाइनों में है, और परिवार पहचान पत्र 72.5 लाख परिवार पहचान पत्र बने हैं, और 82 लाख गलतियां उसमें। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद कहा था। आप देखिए, परिवार पहचान पत्र में गलती की वजह से जिसकी पेंशन कट गई, जिसकी कास्ट गलत होगी, जिसका कुछ आधार कार्ड वगैरह गलत हो गया, वो ठीक करवाने के लिए चक्कर लगा रहा है नगर निकाय विभाग में। आज प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब लोकसभा और कब विधानसभा के चुनाव आए और इन लुटेरों को यहाँ से रुकता करे। आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है, और इस सरकार की तो खासियत यह है, इन्होंने प्रत्येक वर्ग के डंडे मारे, चाहे वो पटवारी था, चाहे कर्मचारी था, चाहे डॉक्टर था, सबको इन्होंने एक ही लाठी पे आता। और किसान आज सड़कों पर बैठा हुआ, इनके बस का कुछ नहीं है, इन्होंने जितना लूटना था लूट दिया। और देश पर 67,000 करोड़ का 67,000 का कर्ज था, लेकिन आज वही कर्ज 3 लाख करोड़ का हो चुका है। चलिए ठीक है, जहां तक देश की ठीक है, एमपी सिंह जवाब दीजिए। 210 लाख करोड़ हमारे भाई जी सुने तब बोले ना जी, बोलिए। देखिए, आपने कई सारी चीजें कही हैं। सबसे पहले तो आपने कहा संविधान चेंज करने की बात कर रहे हैं। संविधान चेंज की बात करें तो धारा 370 भी संविधान चेंज ही है। देश के लिए अच्छे कामों के लिए अगर कोई धाराएं चेंज होती हैं तो करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 370 अगर संविधान चेंज किया गया है, 370 हटाई गई है, तो ऐसे कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे काम देश के लिए करती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ वाली बात हम लोगों को नहीं है। जहां तक बात करते हैं कमजोर, और मोदी जी के आप इस तरह की इस्तेमाल कर रहे थे भाषा, मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाए जाते थे पाकिस्तान। आज कोई काटने की हिम्मत जरूरत दिखाए, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारते हैं हमारे जवान। आज की डेट में पाकिस्तान में हम लोगों ने वो अटैक करके दिखाए हैं, पाकिस्तान को औकात याद दिलवा दी है। हमारे अभिनव पाकिस्तान में जाकर सही सलामत वापस आ गए। कभी कांग्रेस के टाइम में ऐसा समय नहीं आया कि हमारा देश का जवान पकड़ा जाए और वापस आ जाए सही सलामत। आपके टाइम में पाकिस्तान हमारे घर में घुसता था, आज हमारे जवान पाकिस्तान में घुसकर मार के आते हैं। हर एक बात का जवाब दिया जाता है, उनको औकात बताई जाती है।
पाकिस्तान का बुरा हाल आज की डेट में है, वो कहीं भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है भारतीय सेना के मुकाबले पे। आपने बहुत कमजोर सेना कर रखी थी उस वक्त देश में, सेना को जवाब में आप पावर से नहीं देते थे, सेना गोली नहीं चला सकती थी, चुपचाप पिटते रहते थे बेचारे हमारे जवान। लेकिन आज वो समय चेंज हो चुका है। आप करते हैं रोजगार की बात, आज 180 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह हिंदुस्तान की सरकार को मिलता है। अगर रोजगार नहीं होगा तो कहां से आएगा इतना संग्रह, कहां से इतना जीएसटी मिलेगा? यहां उद्योग बढ़े हैं, यहां हर चीज बढ़ी है, कारोबार बढ़े हैं, रोजगार बढ़े हैं, तभी आज इतना जो है संग्रह पैदा हो रहा है, इतना पैसा आ रहा है सरकार के पास। 180 लाख करोड़ रुपया आज यहां पर भारत देश की जनता सरकार को मिलता है। आपने कई सारी चीजें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए डेवलपमेंट का काम किया है। सबसे ज्यादा एम्स भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, सबसे ज्यादा हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। कितने काम किए हैं। हर देश के आज हर जिले में एक मेडिकल स्टोर खोला जा रहा है। ये कम समझते हैं इस चीज को क्या आप? चलिए ठीक है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखाया जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया। और आम आदमी पार्टी की तो आप बात देख ही रहे हैं, दिल्ली में आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। ठीक है, तो आप सबके सामने है, इसलिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जैसे हमारे भाई ढींगरा जी बोल रहे थे। धन्यवाद। हम रोहतक सीट पर वापस आ जाते हैं। 2019 में अरविंद शर्मा वहां से जीते थे और सबसे ज्यादा देरी से जो काउंटिंग हुई थी वो रोहतक सीट ही थी। दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने 7500 वोटों से हराया था। लेकिन अब की बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अब की बार भी अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा के सामने भारी पड़ेंगे या ये सीट आपको निकलती हुई दिखेगी? देखिए 10 की 10 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा और मोदी जी हारेंगे 10 की 10 पे, एक पे नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार भी धोखे का काम किया गया था रोहतक के अंदर। शाम को 4-5 बजे के करीब सारी लाइटें बंद कर दी गई, सभी कैंडिडेट्स जो काउंटिंग एजेंट थे सभी को बाहर निकाल दिया गया, वहां पे पुलिस का पहरा लगा दिया गया। और सुबह 4 बजे दीपेंद्र जी को जो 24,000 से शाम को 4 बजे जीतते हुए दिख रहे थे, उनको सुबह मॉर्निंग में 7,500 से हारा हुआ दिखा दिया गया। दो तीन बार काउंटिंग हुई थी उस सीट पर। ये तो हुआ था पिछली बार जी। और जब सभी को बाहर निकाल दिया गया तो काउंटिंग किस समय हुई और किस समय कैसे जिता दिया गया, ये एक क्वेश्चन मार्क है। चलो कोई बात नहीं, वो बात अलग थी। आज की बात ये है कि 10 की 10 सीटों पे जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस जीतेगी और मोदी जी हार रहे हैं। और देश के अंदर भी जो मोदी जी ने बहुत ज्यादा कहा था हमने ये कर दिया, वो उन्होंने मान भी लिया था कि हमने जुमले छोड़े थे, ये पैसा किसी के खातों में नहीं आता। तो जुमले छोड़ने के बाद वो चले गए। बाकी आ गई ये महानुभाव हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लगा दिया। तो आपने नहीं लगाया भाई साहब। पाकिस्तान 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी थी 1971 की लड़ाई के बाद। घुटनों पे टुकड़े नहीं, आपने दो पाकिस्तान बना दिया। आपने 2 टुकड़ों की बात मत करिए, एक ही पाकिस्तान था, उसके 2 पाकिस्तान आपने बना दिए, एक पाकिस्तान और बना दिया थे ना। तो आपने एक बांग्लादेश और बना दिया, पहले बांग्लादेश था ही नहीं। आपने नहीं, एक मिनट सुनिए, ऐसे मत करिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप सुनिए। 1971 की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान घुटनों पे था, उन्होंने घुटनों पे आकर माफी मांग करके गए थे। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 बने, वो हमने किया था, आपने नहीं किया। और अभी तक चाइना ने जो हमारी जमीन पे कब्जा किया है ना, मोदी जी की लाल आंख पता नहीं कहां गई, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज मोदी जी की लाल आंख वो लाल आंख पता नहीं कहां है। चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। हमारे वांगचुक जी हैं, वो लगातार धरनों पर बैठे हैं, लेकिन मोदी जी की आवाज नहीं निकलती। मणिपुर में हमारी महिलाएं जो है उनके साथ क्या कृत्य हुआ है, मोदी जी की आवाज नहीं निकलती। आज जो कर्नाटक के अंदर जो हमारे अपना प्रसन्ना रेवन्ना जी हैं, उनकी जो महिलाओं के साथ कितना बड़ा कृत्य किया है, जिनको वो हमारे देश छोड़ के भाग गए हैं, उसमें मोदी जी की आवाज नहीं निकल रही। हमारा हरियाणा के अंदर संदीप सिंह था मंत्री,
उसने महिला कोच के साथ छेड़छाड़ की, आवाज नहीं निकलती किसी की। रमेश कौशिक की अश्लील सीडी बाहर आई, सोनीपत के बीजेपी के एमपी की, आवाज नहीं निकलती। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने हमारे खिलाड़ी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया, उनको सड़कों पे रोंदा गया, लेकिन हमारे मोदी जी की आवाज नहीं निकली। आप बताइए क्या किया इन्होंने महिलाओं के साथ? ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे गलत आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल ब्रिजभूषण सिंह जो है वो कहीं पर भी गलत नहीं है, उनके ऊपर बिल्कुल गलत आरोप लगाए गए हैं। खिलाड़ी महिलाओं ने लगाए हैं आरोप। बिल्कुल, खिलाड़ी महिलाएं कितने साल के बाद लगाएंगे आरोप? की जनता ने देखा नहीं। एमपी सिंह जी, आरोप लगाए हैं, लेकिन उस बात का प्रभाव उनकी सीट पर तो पड़ा है, उनको अभी तक टिकट नहीं मिल पाया। देखिए, ये हरियाणा की अंदरूनी लड़ाई है। हरियाणा के अंदर भी उन पहलवानों के दो गुट हैं, एक गुट केवल उनके खिलाफ आरोप लगा रहा है और एक गुट पूरी तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के साथ खड़ा हुआ है। वहां पर कहीं पर भी कोई आरोप नहीं है। इसमें गुट कहां से आया? वहां पर दो गुट हो गए हैं। हुड्डा जी का ग्रुप है जो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, हुड्डा जी की टीम ने आरोप लगाया, पहलवानों ने कोई आरोप नहीं लगाया वहां पर, वो हुड्डा जी की टीम है सारी की सारी। सुन लीजिए ऐसे मत जी डिंगरा जी बोलिए। सोनीपत के एमपी की अश्लील सीडी जाहिर हो रही है, वो किसी ने आरोप नहीं लगाया, वो अश्लील सीडी जारी हो रही है। जो संदीप सिंह है, महिला कोच ने संदीप सिंह पे आरोप लगाया यौन शोषण का, उसकी एफआईआर दर्ज हो रखी है भाई साहब चंडीगढ़ में। उस महिला के घर वालों के साथ प्रताड़ित करने का सरकार ने काम किया, एफआईआर दर्ज है, और महिला के साथ प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आप कैसे बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी कहीं भी गलत का साथ नहीं देती है, गलत के साथ कहीं भी नहीं खड़ी हुई है। एक सेकंड, जो हमारे देश के गोल्ड मेडल लिए हुए, सिल्वर मेडल लिए हुए खिलाड़ी देश के जंतर मंतर पर बैठे थे, उस पर पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का, उनको उठा के लेके जाने का, उनको रोंदने का काम पुलिस ने किया। जो गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे हरियाणा के देश के बच्चे, उनके साथ व्यवहार हुआ है, और वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा करवाया गया। आप कैसी बात करते हैं? देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये आरोप गलत लगाए गए हैं। वो एक पहलवान है और एक चरित्रवान व्यक्ति है, उनके ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और 65-66 साल की उम्र में इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। वो 6 बार के सांसद और विधायक हैं, ऐसे ही जनता उनको वोट दे देती। वो इतने गलत काम करेंगे तो जनता उनको वोट नहीं देगी। सुनिए, देवगौड़ा के पोते रेवन्ना जी को बीजेपी ने टिकट दी, वो आज कहां है? देश छोड़ के भागे हैं या नहीं भागे? नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गलत लोगों के साथ खड़ी नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनका कहीं पर भी कोई बचाव नहीं किया जाएगा। आपने बीजेपी का कैंडिडेट बनाया या नहीं बनाया? उनके ऊपर नहीं, जब तक नहीं पता होगा तब तक बनाएंगे, और जब पता लगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, आपको ये मालूम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई बचाव नहीं होगा उनका। ये आज का मामला नहीं है, ये लगातार उनके मामले चलते आ रहे हैं। ये आज का मामला नहीं है, पर्चा दर्ज आज हुआ है। चलिए ठीक है सर, लेकिन मामले पहले के हैं। ठीक है सर, अभी हम अभी हरियाणा की सीटों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सच्चाई के साथ खड़े हैं मोदी जी। ठीक है, हरियाणा चुनाव पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर हमारी चर्चा है, और करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो सुनने में आ रहा है और जो चर्चा है, कांग्रेस ने वहां से उनके सामने कोई ताकतवर उम्मीदवार नहीं उतारा है। देखिए, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी वहां पे एमपी के बीजेपी के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी। और मैं आपको बता देता हूं, वो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीत चुके, उसके बाद एनएसयूआई का इलेक्शन जीते, उसके बाद यूथ कांग्रेस का इलेक्शन जीते। 3 इलेक्शन जीतने के बाद आज यूथ कांग्रेस के हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं, जो उनके ऑपोजिट में चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, 31 साल का युवा जिस समय खट्टर साहब को हरा कर बाहर आएगा, क्योंकि खट्टर साहब ने प्रदेश को लूटा है, 9.5 साल का मुख्यमंत्री प्रदेश की करनाल की जनता से माफी मांग रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, किसानों से माफी मांग रहा है, जनता से माफी मांग रहा है। क्यों मांग रहा है माफी? क्योंकि हारा हुआ है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस समय हार करके 31 साल का नौजवान उनको हरा करके बाहर आएगा, तो आप देखना देश की जनता किस तरह से बात करेगी। तब बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे कि एक 31 साल का यंग नौजवान
जो 3 इलेक्शन लड़के आज कांग्रेस का उम्मीदवार है करनाल की जनता के सामने, और वो पंजाबी कैंडिडेट के सामने है, वो आपको उस खट्टर साहब को 9.5 साल के मुख्यमंत्री को हरा के जब आएगा तब देखना जनता कैसे बोलेगी। नहीं, जेजेपी ने भी युवा उम्मीदवार उतारा है अपना वहां पर जी। अगर युवा की बात करें तो जेजेपी ने भी युवा उम्मीदवार उतारा है उनके सामने वहां पर। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कांग्रेस वहां पे जीतेगी और खट्टर साहब हारेंगे। चलिए ठीक है। ओंकार जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। करनाल से आपकी क्या तैयारी है? देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, हाँ। हमारे 10 के 10 कैंडिडेट बहुत बढ़िया और मजबूत आएंगे, हाँ। और बहुत तैयारी के साथ। इनकी वैसे नहीं हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और बाद में पता लगेगा मुंह दिखाने के लायक तो मेरी बीजेपी यहाँ पे। आज बीजेपी से प्रदेश का प्रत्येक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। नहीं, अब की बार आप भी 10 सीटों पर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी भी लड़ रही है, तो आप किसकी वोट बता देंगे? देखिए इनको बोलिए बीच में न बोले, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ जी। आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग देखिए कितनी समस्या है, इन सबके बीच में पोर्टल आ गया, और प्रॉपर्टी आईडी की जनता पसंद है। पेपर लीक, जितने पेपर हुए सारे के सारे लीक हुए। ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। अगर पर्ची खर्ची बंद है तो सचिवालय से 1 करोड़ रुपए अटैची में किसके मिलती है, ये इनको बताना चाहिए। फिर इस छाती के ऊपर क्या कहते हैं हम भ्रष्टाचार को कम कर रहे हैं, जबकि इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में भी। आज ये जेजेपी वालों को गालियां निकालते हैं, 4.5 साल तक तो लूट का माल आधा कर रहे थे, तब क्या थे। आज ये कह रहे हैं जेजेपी ने ये किया वो किया। अब इनको पता लग गया, जनता जान चुकी है और जनता इनको हरियाणा से रुखसत करेगी। देखिए 2009 में 2 सीट थी बीजेपी की, वापिस 2 सीट पे आ जाएगी 2024 के विधानसभा के चुनाव में। नहीं ठीक है ओंकार जी, प्रत्येक वर्ग इनसे छुटकारा चाहता है और कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। ये पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे हरियाणा को मालूम है। नोटबंदी के कारण कांग्रेस के कई नुकसान पहले हो चुके हैं। 31 एमएलए थे कांग्रेस के बाद, इनका एक राज्यसभा का मेंबर नहीं जीत पाए 31 एमएलए के साथ। आज अगर कोई पार्टी पूरी मजबूती से एकजुटता से चुनाव लड़ रही है तो लोकदंड है। मैं मानता हूँ 2019 में मात्र 1 सीट आई क्योंकि हमारी पार्टी मोर्चे पे आकर डिवाइड हो गई थी, विवाद डिवाइड हो गया था। लेकिन आज हमारी पार्टी पूरे सशक्तिकरण के साथ चुनाव लड़ रही है और 2024 के चुनाव में सत्ता में वापसी होगी और एमपी की सीट भी हम कम से कम 4 सीट जीतेंगे। चलिए ठीक है। ओंकार जी आप एक बात और बता दीजिए, अभी आपने बोला था कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे और जो वोटें जेजेपी के खाते में गई थी वो इनेलो की वोट बैंक थी, तो क्या अब की बार जेजेपी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखिए जेजेपी के जो मेन नेता हैं वो सारे जेजेपी को छोड़ चुके हैं। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई हमारे पास आ गया। लेकिन कार्यकर्ता की जो विचारधारा है वो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। कार्यकर्ता कभी बेईमानी नहीं करता, न ही विचारधारा एक दिन में परिवर्तित होती है। ये बीजेपी जैसे नहीं है, मीन जिम्मल को 35 मिनट पहले पार्टी में शामिल किया और टिकट दे दी, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। विचारधारा वाले कार्यकर्ता हमारे पास वापिस आ गए। आज जेजेपी हमें नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कतई नहीं है जी। अब हिसार से आपने सुनैना चौटाला जी को चौटाला के सामने उतार दिया, परिवार ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये जो बार बार कहते हैं एक ही परिवार के जो रणजीत चौटाला जी है वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे पिछले चुनाव में, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये चुनाव है जो ये चौटाला परिवार की वास्तविक विरासत का चुनाव भी है। हिसार में देखिए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी नैना चौटाला जी चुनाव में, इंडियन नेशनल लोकदल की सुनैना चौटाला जी मैदान में और बीजेपी के रणजीत चौटाला जी। इस बार वहां के हिसार की जनता ये साबित करेगी कि चौधरी देवीलाल जी के असली वारिस कौन है, क्योंकि ये जो वारिस बनकर लोगों को लूटा, इन्होंने लोगों से धोखा किया, चाहे वो रणजीत चौटाला है चाहे वो दुष्यंत चौटाला है। आज इनके बीच में स्पष्ट हो जाएगा जनता असली वारिस चौधरी देवीलाल जी का किसको मानती है। अब देखिए इनेलो की मात्र एक विधायक था और उस विधायक ने भी किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया जी। 4225 विधायक है पूरे भारत में, किसी एक विधायक में इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने
किसानों के बीच में इस्तीफा देकर उनके साथ में बैठने का काम किया और फिर दोबारा से उसी सीट पर जीत के आए। है कांग्रेस या बीजेपी के किसी नेता ने इतना दम कि अपनी सीट छोड़ देता और फिर वहां से जीत के आता? पता ही नहीं है। ये सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता और नेता ही कर सकते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में अगर कोई पार्टी हरियाणा के हितों की रक्षा कर सकती है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। ये इस चुनाव में साबित हो। चलिए ठीक है, हिसार से अगर हम ये ना देखें कि बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है, इनेलो से कौन है, सीधा सीधा चौटाला के खाते में एक सीट तो जा ही रही है। एनपी सिंह जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो किसी को भी मिलेगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ही जाएगी, क्योंकि 10 साल पहले आप देखें तो पूरे हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट भी और केंद्रीय सरकार के भी सारे मंत्री कांग्रेस के होते थे, लेकिन इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। भारतीय जनता पार्टी की टीम ने मजबूती से काम किया। तो 2014 के बाद 2019 में तभी हमारी पार्टी जीत कर आई, जबकि उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम ना किया होता तो कांग्रेस रिपीट कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस रिपीट नहीं कर पाई। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। खट्टर सरकार अच्छा काम करती रही है और आगे भी हमारी पार्टी ने जो काम किया है हरियाणा सरकार के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए और केंद्र सरकार में, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि आज भी वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, खट्टर जी के साथ है। जो भी हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो रणजीत सिंह साहब चुनाव लड़ रहे हो, जो भी लड़ रहे हैं वो जीत कर आएंगे। और आज भी 10 की 10 सीटों को हमारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा स्टेट से जीत कर आएगी, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोगों के पास कोई विजन नहीं है, दूसरी पार्टी के लोगों के पास कोई ऐसे उद्देश्य नहीं है जिन पर काम करें। कांग्रेस पहले ही फ्लॉप हो चुकी है, वहां से लूटपाट की बात करते हैं हमारे कांग्रेस के नेताजी। मैं कहना चाहता हूं कि लूटपाट का टाइम कांग्रेस के समय था, वो टाइम खत्म हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ईमानदारी से काम कर रही है। मोदी जी के नाम पर पूरे देश में काम चल रहा है और मोदी जी ने और योगी जी ने, हमारे जो नेता हैं, डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि दूसरी कोई भी पार्टी सामने टिकने के लिए तैयार नहीं है। देश की जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आज भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, जेजेपी ने आपसे गठबंधन तोड़ा है, इस चीज का आपको फायदा होगा या नुकसान? नहीं, हमें लाभ है, क्योंकि जेजेपी को जो समझा था, जो वो काम करना हमारे साथ हम समझ रहे थे कि वो काम करेंगे, वो नहीं ठीक से चल पाए, उनको अलग होना पड़ा और वो आज सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पता लग जाएगी कितने वोट लेकर आते हैं वहां से। नहीं, जब आपसे गठबंधन किया था उस टाइम पर भी जो हरियाणा की जनता थी वो जेजेपी से खास नाराज थे। अब गठबंधन तोड़ चुके हैं तो अब तो बीजेपी और जेजेपी दोनों से जनता नाराज है। और अगर रोहतक सीट की बात करें तो रोहतक सीट पर अरविंद सालीवाल का विरोध भी चल रहा है। देखिए, थोड़ा बहुत विरोध हर जगह होता है, हर पार्टी का होता है, हर कैंडिडेट का होता है, लेकिन सबके विरोध के, लोकल विरोध के बाद भी जब देखते हैं कि देश की सरकार का चुनाव है, ये कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश की सरकार बनाने का चुनाव है, देश को चलाने का चुनाव है, तो मोदी जी का नाम देखते ही आदमी सोचता है कि भाई मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं, उन्हीं को वोट देना चाहिए और उनकी सरकार बनाई जानी चाहिए। चलिए ठीक है, केवल डिंगरा जी लास्ट कमेंट। ये जाने वाले हैं और कांग्रेस आने वाली है, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, क्योंकि 10 साल में जो इन्होंने प्रदेश और देश का हाल किया है वो हर देश की भी जनता जान रही है, प्रदेश की भी जान रही है। अभी जितने मर्जी इधर उधर के दावे कर ले, अगर इनको 10 काम गिनाने की बात कर दे तो इनके पास काम नहीं है, 10 काम भी नहीं गिना सकते। हाँ, ये इधर उधर की बात जरूर कर सकते हैं, कभी इधर भाग जाएंगे, कभी उधर भाग जाएंगे। आपके नेता तो क्षेत्र छोड़ के चले गए। राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, आज की डेट तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं वहां से चुनाव हारने के बाद, जो कि पूरे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। अमेठी हारने के बाद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, ठीक, डिंगरा जी। अमेठी की टिकट क्लियर नहीं हुई है, अमेठी भी लड़ेंगे और वायनाड भी लड़ेंगे, चिंता मत करिए। आज वहां पे स्मृति ईरानी जी भाग रही हैं और आप देख लेना अगली बार में स्मृति ईरानी जी हारी हुई मिलेंगी अमेठी से। और ये बात भी बताना चाहता हूं मैं, 1-to-1 फाइट डायरेक्ट दे रहा है इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन से इतनी डर गई है भाजपा, 4 जून को पता लग जाएगा। बदल गए। चलिए ठीक है, वो 4 जून को पता चलेगा किसकी सरकार बनती है और हरियाणा में कौन बाजी मारता है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, उस पर अब की बार बीजेपी घाटे में रहेगी या बरकरार 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के सामने कांग्रेस और इनेलो ने अपने
काफी ताकतवर उम्मीदवार उतारे हैं। फिलहाल मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज। धन्यवाद।